रुद्रा साइंस क्लासेस पर एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों। आज के वीडियो में हम तीसरे और चौथे अणुसंख्या गुणधर्म हिमांक में अवनमन और परासरण दाब के बारे में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हिमांक क्या होता है। हिमांक की परिभाषा कहती है वह ताप जिस पर किसी पदार्थ की ठोस एवं द्रव दोनों ही अवस्थाओं का वाष्प दाब एक समान रहता है, हिमांक कहलाता है। अब यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा सा स्ट्रेंज लगा होगा, ठोस की वाष्प अवस्था। हाँ जी, ठोस और द्रव दोनों ही अवस्थाओं का वाष्प दाब समान होता है, उस दाब को हम उसका पदार्थ का हिमांक कहते हैं। सपोज एग्जांपल ले लेते हैं हम जल के लिए। जल की ठोस अवस्था होती है बर्फ और जल तो लिक्विड अवस्था में है। तो ये 0 डिग्री सेल्सियस पर जल की ठोस अवस्था और द्रव अवस्था दोनों का वाष्प दाब एक समान रहता है, तो 0 डिग्री सेल्सियस को जल का हिमांक हम लोग कहते हैं। या फिर नॉर्मली हम ऐसे भी कह सकते हैं हिमांक को वह ताप जिस पर कोई द्रव ठोस में परिवर्तित होना प्रारंभ कर देता है, द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में परिवर्तित होना प्रारंभ कर देता है, उस ताप को उसका हिमांक कहते हैं। तो जल 0 डिग्री सेल्सियस पर लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट होना प्रारंभ कर देता है, दैट्स व्हाई 0 डिग्री सेल्सियस इसका हिमांक कहलाता है। ठीक है, तो सिंपल सा कंसेप्ट परिभाषा हो गई कि वह ताप जिस पर किसी पदार्थ की ठोस और द्रव दोनों ही अवस्थाओं का वाष्प दाब समान रहता है, उसको हम हिमांक कहते हैं। अब अपना अणुसंख्या गुणधर्म है हिमांक में अवनमन, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अब देखिए क्या कह रहा है, जब किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलय घोला जाता है तो प्राप्त विलयन का हिमांक शुद्ध विलायक के हिमांक से कम हो जाता है। प्राप्त विलयन का हिमांक शुद्ध विलायक के हिमांक से कम हो जाता है, इसे हिमांक में अवनमन कहते हैं। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जल का हिमांक होता है 0 डिग्री सेल्सियस, शुद्ध जल की हम बात करें तो। अब यदि हम शर्करा मिला देते हैं तो अब जो जल होगा वो 0 डिग्री सेल्सियस पर जमना प्रारंभ नहीं करेगा। अब जल 0 डिग्री सेल्सियस से कम ताप पर माइनस में चला जाएगा, उसका हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस से कम ताप पर जमना प्रारंभ करता है। इसको बोलते हैं हिमांक में अवनमन, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। सपोज करिए हमारे पास में कोई शुद्ध विलायक है, ये शुद्ध विलायक है अपने पास में, इसको हमने घटक A से व्यक्त किया है, तो इसका हिमांक है TF0 और इसमें हमने अवाष्पशील विलय घोल दिया और ये जो विलयन हुआ अब इस प्राप्त विलयन का हिमांक है TF। तो पहले हिमांक TF0 था, अब हो गया TF। हिमांक में कमी हो जाती है, अब कितनी कमी होगी, हिमांक में अवनमन डेल TF हो जाएगा TF0 माइनस TF। ये हिमांक में अवनमन है डेल TF। किसी शुद्ध विलायक में घटक ये हमने विलायक लिया है, यदि हम क्या मिलाएं अवाष्पशील विलय मिलाते हैं तो ये जो विलयन बनेगा, इस विलयन का हिमांक जो TF है वो कम होगा, किससे, शुद्ध विलायक के हिमांक से। दैट इज कॉल्ड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। कितना कम होगा, डेल्टा TF कितना कम होगा, शुद्ध विलायक के हिमांक में से विलयन का हिमांक घटा दीजिए, ये आ जाएगा अपने पास हिमांक में अवनमन। अब इसको हम समझ लेते हैं हिमांक में अवनमन को ग्राफ के द्वारा। बोर्ड में कई बार ग्राफ पूछ लेता है इनका अणुसंख्या गुणधर्मों का, तो डायग्राम बनाते हैं इसके लिए हम। ये अक्ष टेम्परेचर के लिए है और ये अक्ष वाष्प दाब के लिए। अब सपोज किया ये जो कर्व है ये ठोस अवस्था के लिए है। ठोस अवस्था में क्या होता है, टेम्परेचर कम करते हैं तो वाष्प दाब में तेजी से कमी होगी। ठोसों का तो वाष्पीकरण वैसे ही बहुत कम होता है और टेम्परेचर कम कर देते हैं तो वाष्प दाब तेजी से कम होगा। तापमान कम करते ही उसका वाष्पीकरण कम हो जाएगा और वाष्पीकरण कम हो जाएगा तो उसकी वाष्प के द्वारा लगाया गया दाब भी कम हो जाएगा। तो ठोस अवस्था के लिए हमने क्या किया, इसको एक साथ कम किया, और चाहो तो इसको ऐसे कम कर सकते हैं, इस प्रकार से कम कर सकते हैं।
ये ठोस अवस्था के लिए हमने कर्व बनाई। अब हम बात करते हैं शुद्ध विलायक की। सपोज करिए इस टेम्परेचर पर शुद्ध विलायक का वाष्प दाब इतना था, तो यहाँ पर इस टेम्परेचर पर वाष्प दाब इतना था, तो यहाँ से चलना प्रारंभ किया मैंने, यहाँ से चलना प्रारंभ किया, तो टेम्परेचर कम करेंगे वाष्प दाब में क्या होती है, कमी होती है, क्योंकि ताप कम करने पर वाष्पीकरण की दर कम हो जाएगी, और वाष्पीकरण की दर कम हो जाएगी तो वाष्प के द्वारा लगाया गया दाब भी कम हो जाता है। तो ताप कम करेंगे, वाष्पीकरण की दर कम होगी तो वाष्प दाब भी कम होने लगता है। ताप कम कर रहे हैं हम, ताप कम कर रहे हैं, वाष्प दाब कम हो रहा है धीरे धीरे। और ताप कम करते जा रहे हैं, दाब कम होता जा रहा है, वाष्प दाब कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है। इस टेम्परेचर पर सपोज ये वो टेम्परेचर है, ये वाला, इस टेम्परेचर पर क्या होगा, ये क्या है, शुद्ध विलायक, कौन सी अवस्था में, द्रव अवस्था में। और इसको यहां पर द्रव ही लिख लेते हैं, द्रव विलायक है। और टेम्परेचर कम कर रहे थे, इसका वाष्प दाब कम हो रहा था। इस टेम्परेचर पर क्या होगा, ये ठोस अवस्था के लिए कर्व था, इस टेम्परेचर पर क्या होगा, शुद्ध विलायक की द्रव अवस्था, और ये कौन सी अवस्था के लिए, ठोस अवस्था के लिए, ये क्या है, ठोस विलायक, कम कर देते हैं इसको, ठोस विलायक, और कम कर दो, हटा दो। ये कर्व जो है ठोस विलायक की है, तो ये ठोस अवस्था है और ये द्रव अवस्था है। इस टेम्परेचर पर जो विलायक है वो ना तो कंप्लीटली अब ठोस अवस्था में है और ना ही कंप्लीटली द्रव अवस्था में। इसको कहेंगे शुद्ध विलायक का हिमांक। और विलायक के हिमांक बिंदु पर जो विलायक है ना तो कंप्लीटली ठोस होता है और ना ही कंप्लीटली द्रव होता है। क्यों? क्योंकि दोनों ही अवस्थाओं का वाष्प दाब समान रहता है। TF नोट से हमने इसको व्यक्त कर दिया, TF नोट से व्यक्त कर दिया। अब हम बात कर लेते हैं किसके लिए, विलायक में अवाष्पशील विलेय घोलने पर क्या होता है। तो जैसे ही हम उसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलेय घोलते हैं तो अवाष्पशील विलेय घोलने पर वाष्पीकरण की दर कम हो जाएगी, और वाष्पीकरण की दर कम हो जाएगी तो वाष्प के द्वारा लगाया गया दाब भी कम हो जाएगा। तो देखो उसी टेम्परेचर पर हम बात करते हैं विलयन के लिए। तो विलयन के लिए क्या होगा, मान चलिए इसी टेम्परेचर पर विलयन का वाष्प दाब इतना है, शुद्ध विलायक के लिए इतना था वाष्प दाब। अब इसमें हमने विलेय घोल दिया तो वाष्प दाब यहाँ से यहाँ कम हो गया इतना, यहाँ से समझिए ऐसे। तो ये जो कर्व हम स्टार्ट कर रहे हैं अवाष्पशील विलेय तो विलयन के लिए कर्व स्टार्ट कर रहे हैं। अब तापमान कम करेंगे, वाष्प दाब में क्या होगी, कमी होती जाएगी। ताप कम करते जा रहे हैं, वाष्प दाब में कमी होती जा रही है। ये रहा आपका हिमांक का बिंदु, किसका, शुद्ध विलायक का। इस टेम्परेचर पर विलयन का हिमांक बिंदु जनरेट नहीं होगा, अर्थात विलयन की द्रव अवस्था और ठोस अवस्था के मध्य साम्य स्थापित नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अवाष्पशील विलेय मिलाने पर क्या होगा, वाष्प दाब में कमी हो जाएगी, और ठोस अवस्था के वाष्प दाब में कमी होगी तो द्रव अवस्था के वाष्प दाब में भी कमी होगी। ठीक है, तो ठोस अवस्था का वाष्प दाब और कम नीचे चला जाएगा और कम हो जाएगा। तो उस कम वाष्प दाब, ठोस अवस्था के वाष्प दाब में जो कमी हुई है उसके बराबर वाष्प दाब द्रव अवस्था का करने के लिए तापमान और कम करना पड़ेगा, तापमान और कम करना पड़ेगा। तो इस टेम्परेचर पर क्या होगा, ये रहा आपका द्रव विलयन, और ये जो कर्व है वो किसके लिए है, ठोस विलयन की कर्व है। ये कर्व है ठोस विलयन की कर्व है। इस बिंदु पर इस टेम्परेचर पर द्रव विलयन और ठोस विलयन का वाष्प दाब समान हो जाएगा, और हम कह सकते हैं विलयन की द्रव अवस्था और विलयन की ठोस अवस्था का वाष्प दाब एक समान हो जाएगा। इसको कहेंगे विलयन का हिमांक, TF। अब देखिए हिमांक में कितनी कमी हुई, किसी विलायक में अवाष्पशील विलेय मिलाने पर उसके हिमांक में कमी हो जाती है। कितनी कमी हुई, शुद्ध विलायक का हिमांक कितना था और विलयन का हिमांक कितना हो गया, कमी हुई इतनी, क्या है, डेल TF। कितनी कमी हुई,
TF नॉट माइनस TF, ये हेमांक में अवनमन है, ये हेमांक में अवनमन है, ये बता। और प्रयोगों द्वारा ज्ञात होता है कि शुद्ध विलायक में जितना आप अवाष्पशील विलेय मिलाओगे उसके हेमांक में उतनी ही कमी हो जाती है। तो कुल मिलाकर हेमांक में अवनमन क्या होगा, विलेय पदार्थ की मात्रा के समानुपाती होगा, जितना विलेय डालेंगे उतना ही हेमांक में कमी होती है। तो यहाँ पर मैं बात करता हूँ, प्रयोगों द्वारा ज्ञात होता है कि हेमांक में अवनमन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी ऑफ द सॉल्यूशन, विलयन की सांद्रता के समानुपाती होगा। सांद्रता में को व्यक्त करने के लिए हम मोलरता पद यूज कर रहे हैं, मोलरता इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि यहाँ पर तापमान में परिवर्तन हो रहा है, और तापमान में परिवर्तन होगा तो मोलरता यदि यहाँ पर यूज करते हैं तो मोलरता तो ताप निर्भर राशि है, ताप कम या ज्यादा करने पर उसके आयतन में परिवर्तन होगा, और आयतन परिवर्तित होता है तो सांद्रता भी परिवर्तित होगी, इसलिए हम यहाँ पर मोलरता यूज कर रहे हैं क्योंकि मोलरता ताप अनिर्भर राशि है। ठीक है जी, तो यहाँ पर समानुपाती चिन्ह हटाते हैं, डेल TF बराबर हो जाएगा, एक स्थिरांक आएगा KF इंटू मोलालिटी। यहाँ डेल TF हेमांक में अवनमन, M विलयन की मोललता, और KF हेमांक अवनमन स्थिरांक या फिर मोलल अवनमन स्थिरांक, या फिर इसको क्रायोस्कोपिक स्थिरांक भी कहते हैं। यहाँ पर KF क्या है, क्रायोस्कोपिक स्थिरांक, या फिर हेमांक अवनमन स्थिरांक, या फिर मोलल अवनमन स्थिरांक, M विलयन की मोललता। ठीक है जी, चलिए KF का मात्रक भी क्या होगा, केल्विन kg मोल इनवर्स, जो Kv का मात्रक था क्वथनांक में उन्नयन में जो स्थिरांक आया था वही मात्रक इसके लिए होता है। अब यहाँ से सिद्ध हो रहा है कि हेमांक में अवनमन एक कौन सा कैसा गुणधर्म है, अणु संख्या गुणधर्म है, मोललता के समानुपाती है। मोललता क्या होती है, 1 किलोग्राम विलायक में घुले हुए विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या, तो मोलों की संख्या पर डिपेंड कर रही है हेमांक में अवनमन, इसलिए यह एक क्या है, अणु संख्या गुणधर्म है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। दूसरा बिंदु इसमें हम निकालते हैं विलेय पदार्थ का मोलर द्रव्यमान, उसकी गणना करनी होती है हमें विलेय पदार्थ की मोलर द्रव्यमान की, तो हमें क्या करना पड़ेगा, मोलरता का मान रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर आगे फर्दर इसको सॉल्व करते हैं हम। तो क्या हो जाएगा, डेल TF इज इक्वल टू KF इंटू मोलरता क्या होती है, इकाई मात्रा की, मतलब 1 किलोग्राम विलायक में विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ द सॉल्वेंट, 1 किलोग्राम विलायक में घुले हुए विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या, किलोग्राम में तो यही फॉर्मूला रहेगा। एन भी क्या है, विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या। ध्यान रहे यहाँ पर घटक A को हम मान के चलते हैं विलायक, और घटक B को मान के चल रहे हैं हम विलेय, तो यहाँ पर कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। एन भी क्या है, विलेय पदार्थ के मोल है, WA क्या है, विलायक का द्रव्यमान है। अब किसी पदार्थ के मोल क्या होते हैं, मोल का फॉर्मूला रखा हमने, डेल TF इज इक्वल टू KF इंटू किसी पदार्थ का मोल क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं, उस पदार्थ का द्रव्यमान बटे उसका मोलर द्रव्यमान। तो हमने यहाँ पर Mb का मान रखा, विलेय का द्रव्यमान बटे विलेय का मोलर द्रव्यमान। WB क्या है, B लगा रखा है ना हमने, विलेय का मास हो गया, Mb क्या हो गया, मोलर मास किसका, विलेय का। यदि ये किलोग्राम में है तो ये फॉर्मूला लगेगा, और यदि ये ग्राम में है तो इसमें 1000 का भाग दे देते हैं किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए, तो 1000 का गुणा हो जाता है ऊपर जाके। तो अभी यहाँ पर आवश्यकता नहीं है, न्यूमेरिकल में देखेंगे जब जरूरत पड़ेगी, समझदार है सभी आप। हमें क्या निकालना है, विलेय पदार्थ के मोलर द्रव्यमान की गणना करनी है। तो बताइए भाई, Mb बराबर हो जाएगा यहाँ पर KF अपॉन डेल TF इंटू WB अपॉन में WA। यहाँ पर Mb विलेय पदार्थ का मोलर द्रव्यमान है,
के एफ क्या है, मोलर अवनमन स्थिरांक, या फिर क्या बोलते हैं इसको, हिमांक अवनमन स्थिरांक, या फिर क्रायोस्कोपिक स्थिरांक कहते हैं। डेल टी एफ विलयन के हिमांक में अवनमन है, कितना हिमांक कम हो गया है, डब्ल्यू बी विलय का द्रव्यमान है और डब्ल्यू ए विलायक का मोलर द्रव्यमान है। और ये के एफ जो है इसका मान किस पर निर्भर करता है, के एफ का मान निर्भर करता है विलायक की प्रकृति पर। के एफ की वैल्यू किस पर डिपेंड करती है, विलायक की प्रकृति पर निर्भर करती है, नेचर ऑफ सॉल्वेंट पर डिपेंड करती है के एफ की वैल्यू। तो के एफ और के बी दोनों की वैल्यू को हम कैसे निकालते हैं, अपने पास में एक फॉर्मूला होता है, इसका वैसे एनसीईआरटी में अभी तक कोई न्यूमेरिकल नहीं आया है, लेकिन फिर भी अगर इसका न्यूमेरिकल बन जाता है, के बी की वैल्यू निकालिए, के एफ की वैल्यू निकालिए, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या बनता है, आर इंटू एम ए इंटू टी बी स्क्वायर अपॉन में 1000 इंटू एंथैल्पी ऑफ वाष्पन। इसी प्रकार से के एफ की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम, के एफ की वैल्यू होगी आर इंटू एम ए इंटू टी एफ स्क्वायर अपॉन में 1000 इंटू एंथैल्पी ऑफ गलन, मतलब गलन की गुप्त ऊष्मा। ये फॉर्मूले बन जाते हैं, केवल इसका फॉर्मूला अभी तक कोई इसमें से क्वेश्चन तो आया नहीं है एनसीईआरटी में, बट फिर भी अगर बन जाता है तो आप लोगों को ये फॉर्मूला यूज रखना है। क्या है यहाँ पर, के बी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, आर यहाँ पर गैस स्थिरांक है, एम ए है विलेय पदार्थ का विलायक का मोलर द्रव्यमान, टी बी है बॉइलिंग पॉइंट के लिए, ये क्वथनांक वहां से लिया गया है, ये है विलयन का क्वथनांक, और ये वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। वाष्पन की गुप्त ऊष्मा, वाष्पन की गुप्त ऊष्मा क्या होती है, किसी निश्चित ताप पर, निश्चित ताप का है पर क्वथनांक बिंदु, निश्चित ताप पर किसी द्रव को द्रव अवस्था से गैसीय अवस्था में परिवर्तित करने पर जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसको वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। इसी प्रकार के एफ के लिए क्या होगा, आर गैस स्थिरांक, एम ए विलायक का मोलर द्रव्यमान, टी एफ यहाँ पर विलयन का हिमांक, और यह है गलन की गुप्त ऊष्मा। किसी ठोस को ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित करने पर जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है दैट इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। ए मक्खी क्यों घूम रही है तू? तो अब हम हिमांक में अवनमन के उपयोग पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा 1 मिनट का टॉपिक है इसमें। हिमांक में अवनमन के उपयोग क्या है, तो पहला उपयोग है समुद्री जल। आपने देखा होगा जल 0 डिग्री सेल्सियस पर ठोस अवस्था में बर्फ में कन्वर्ट होना शुरू कर देता है, बट समुद्री जल 0 डिग्री सेल्सियस पर नहीं जम पाता है, बर्फ में कन्वर्ट नहीं होता है। क्यों? क्योंकि समुद्री जल में बहुत अधिक मात्रा में लवण घुले होते हैं, साल्ट घुले होते हैं। अब साल्ट घुल रहे हैं तो हिमांक में कमी हो जाती है। समुद्री जल का हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस से बहुत कम होता है, जिसके कारण समुद्री जल 0 डिग्री सेल्सियस पर नहीं जम पाता है। दूसरा एग्जाम्पल है, ठंडे प्रदेशों में जब बर्फबारी होती है तो रोड पर बर्फ जम जाती है, सड़क पर बर्फ ज्यादा हो जाती है तो वाहन चल नहीं पाते हैं, दिक्कत होती है। ऐसी स्थिति में वहां पर नमक के पानी का या फिर कैल्शियम क्लोराइड के पानी का छिड़काव किया जाता है। क्यों? तो कैल्शियम क्लोराइड के पानी का छिड़काव करेंगे तो CaCl2 है, NaCl है, वाष्पशील विलेय हैं, तो ये पानी के हिमांक में कमी कर देते हैं, और पानी का हिमांक कम हो जाएगा तो बर्फ जो रोड पर जमी हुई है वो पिघल जाएगी। हिमांक में अवनमन का एग्जाम्पल देखते हैं, और प्रश्न कह रहा है 45 ग्राम एथिलीन ग्लाइकोल को 60 ग्राम जल में मिलाया गया, तो यहाँ पर 45 ग्राम है विलेय, तो विलेय का द्रव्यमान W भी दे रखा है हमको कितना, 45 ग्राम। 60 ग्राम जल में मिलाया गया, जल यहाँ पर विलायक है तो विलायक का द्रव्यमान W कितना हो गया, 60 ग्राम हो गया। विलयन के हिमांक में अवनमन तथा विलयन के हिमांक की गणना कीजिए। क्या पूछ रहा है, डेल TF हिमांक में अवनमन पूछ रहा है, तथा क्या पूछ रहा है, हिमांक में विलयन के हिमांक की गणना कीजिए, और TF पूछ रहा है। ये 2 चीजें पूछ रहा है। इसके लिए आपको हिमांक अवनमन स्थिरांक KF का मान दे रखा है जल के लिए 1.86 केल्विन किलोग्राम प्रति मोल। ठीक है जी। तो अपने पास में फॉर्मूला क्या होता है,
हिमांक में अपनमन का फॉर्मूला क्या होता है, डेल टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू मोलरता, ये फॉर्मूला है। तो हम यहाँ पर मोलरता का मान रखेंगे, तो मोलरता का मान रखिए विलेय का द्रव्यमान बटे विलेय का मोलर द्रव्यमान और विलायक का द्रव्यमान। किलोग्राम में है तो ये फॉर्मूला रखेंगे, और ग्राम में है तो इसको ग्राम को किलोग्राम में बदलने के लिए 1000 का भाग दे देते हैं, तो 1000 ऊपर पहुंच जाएगा। ये फॉर्मूला बन गया अपना 1000। अपने पास में क्या क्या चीज दे रखी है, डेल टी एफ पूछ रहा है, के एफ का मान हमको दे रखा है, डब्ल्यू बी विलेय का द्रव्यमान 45 ग्राम, एम बी विलेय है एथिलीन ग्लाइकोल, क्या होता है फॉर्मूला CH2OH एथिलीन ग्लाइकोल है। अब इसमें टोटल कार्बन कितने हैं, 2 C2, टोटल हाइड्रोजन कितने हैं, 6 H6, ऑक्सीजन कितने हैं, 2 O2। ठीक है, एथिलीन ग्लाइकोल का मोलर द्रव्यमान निकालो, 12 दूनी 24, हाइड्रोजन का 1 गुणा में 6, ऑक्सीजन का 16 गुणा में 2, 62 ग्राम प्रति मोल मोलर द्रव्यमान अपने पास है। विलायक का द्रव्यमान 60 ग्राम अपने पास है। अब हमको वैल्यू रखनी है यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, डेल टी एफ इक्वल टू के एफ की वैल्यू कितनी है 1.86, डब्ल्यू बी कितना है 45 ग्राम इंटू 1000 अपन एम बी कितना है 62 ग्राम प्रति मोल, और विलायक का द्रव्यमान कितना है 60 ग्राम प्रति मोल। अब इस कैलकुलेशन को हम सॉल्व करते हैं, तो रजनीकांत बन के कैलकुलेशन सॉल्व कर लेंगे और आ जाएगा 2.2 केल्विन। एक आंसर तो आपका ये हो गया कि भैया जब 60 ग्राम जल में 45 ग्राम एथिलीन ग्लाइकोल मिलाया जाता है तो प्राप्त विलयन के हिमांक में 2.2 केल्विन की कमी हो जाएगी। पहला आंसर तो ये हो गया हिमांक में अवनमन। अब पूछ रहा है विलयन का हिमांक कितना हो जाएगा, विलयन का हिमांक कितना हो जाएगा। अब ये तो नॉर्मली भी आप बता सकते हो, कैसे बता सकते हो कि शुद्ध विलायक यहाँ पर जल है और शुद्ध जल का हिमांक होता है 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस का मतलब 273.15 केल्विन। अब उसके हिमांक में कितनी कमी हो गई, एथिलीन ग्लाइकोल मिलाने पर 2.2 केल्विन की कमी हो गई। तो सिंपल सा कंसेप्ट है, पहली क्लास का बच्चा कर देगा। कितना था पहले 273.15 केल्विन, अब कमी हो गई कितनी 2.2 केल्विन की, घटा दो, दिक्कत कहाँ आ रही है, कितना आ जाएगा 270.95 केल्विन हो जाएगा। या फिर आप तरीके से कर लो, क्योंकि मैं तो जानता हूं तुम भी जानते हैं, नहीं जानते हैं, देखो डेल टी एफ बराबर क्या होता है टी एफ नॉट माइनस टी एफ। हिमांक में अवनमन किसके बराबर होता है, शुद्ध विलायक का हिमांक माइनस हिमांक में विलयन का हिमांक। डेल टी एफ अपने पास है 2.2 केल्विन, टी एफ नॉट शुद्ध विलायक का हिमांक कितना है जल का 273.15 केल्विन माइनस टी एफ हमको ज्ञात करना है। पक्षांतरण करके टी एफ को राइट टू लेफ्ट ले आएंगे और 2.2 को राइट में ले जाएंगे, तो टी एफ विल बी इक्वल टू 273.15 माइनस 2.2 और भैया घटा दो रजनीकांत बन के 270.95 केल्विन। अब जो विलयन है उसका हिमांक होगा 270.95 केल्विन। अगले पैटर्न का प्रश्न है, एक वैद्युत अनपगट्य के 1 ग्राम को, मतलब विलेय का द्रव्यमान दे रखा है हमको 1 ग्राम, 50 ग्राम बेंजीन में घोलने पर, तो विलायक का द्रव्यमान है यहाँ पर 50 ग्राम, प्राप्त विलयन के हिमांक में 0.4 केल्विन की कमी हो जाती है। मतलब विलयन के हिमांक में अवनमन डेल्टा टी एफ कितना हो गया 0.4 केल्विन। यदि बेंजीन के लिए के एफ का मान दे रखा है, बेंजीन के लिए हिमांक अवनमन स्थिरांक 5.12 केल्विन किलोग्राम प्रति मोल, तो विलेय पदार्थ के मोलर द्रव्यमान की गणना कीजिए। विलेय पदार्थ का मोलर द्रव्यमान हमको ज्ञात करना है, तो इसके लिए आप लोगों को डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देना है, क्योंकि हम जानते हैं अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था ना, विलेय का मोलर द्रव्यमान Mb किसके बराबर होगा Kf अपॉन डेल्टा टी एफ इंटू WB
अपॉन डब्ल्यू ए, ये फॉर्मूले। यदि विलायक का द्रव्यमान ग्राम में है तो इसको 1000 से भाग देंगे ताकि ये किस में कन्वर्ट हो जाए, किलोग्राम में। तो ग्राम में दे रखा है विलायक का द्रव्यमान, तो इसमें 1000 से गुणा कर दिया हमने। चलिए तो वैल्यू रखेंगे, के एफ की वैल्यू हमको दे रखी है 5.12 अपॉन डेल टी एफ का मान हमको दे रखा है 0.4 केल्विन, डब्ल्यू भी हमको दे रखा है 1 ग्राम, और विलायक का द्रव्यमान हमें दे रखा है 50 ग्राम गुणा में 1000। कैलकुलेशन करेंगे और ये आ जाएगा आपका 256 ग्राम प्रति मोल। दोस्तों चौथे अनुसंख्या गुणधर्म परासरण दाब के बारे में बात करते हैं। परासरण को पढ़ने से पहले हम दो टर्म पढ़ेंगे, एक तो विसरण और दूसरा परासरण। विसरण क्या होता है इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। अपने पास में एक बीकर है, इसको हमने डिवाइड कर रखा है नॉर्मली, छिद्रयुक्त तो कोई झिल्ली हमारे पास चलनी है, बहुत बारीक छिद्रों वाली नहीं, मोटे छिद्रों वाली है, एक जाली है, ऐसे मोटे मोटे छिद्र हैं इसमें से ऐसे। तो यहाँ पर मैंने कोई विलियम भरा हुआ है, इसकी सांद्रता है सपोज C1, और इधर जो विलियम भरा हुआ है इसकी सांद्रता है C2। अब सपोज करिए C1 इज ग्रेटर देन C2, इस विलियम की सांद्रता इससे अधिक है। तो इसमें क्या होगा कि इसमें सांद्रता अधिक होने का मतलब यह है कि इसमें विलेय पदार्थ की मात्रा ज्यादा है और विलायक की मात्रा कम है, और इसका मतलब C2 लेस देन है, इसका मतलब इसके विलियन की सांद्रता कम है, मतलब इसमें विलायक पदार्थ की मात्रा अधिक है और विलेय पदार्थ की मात्रा कम है। ये कोई खास ऐसा बैरियर नहीं है, नॉर्मल है, एक जैसे आप आटा छानते हैं ऐसी चलनी मान लो। तो इसमें क्या होगा, विलायक के कण नेट मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स क्या होगा, उसके उच्च सांद्र क्षेत्र से निम्न सांद्र क्षेत्र की ओर। किसका, विलायक के कणों का। ये कण कौन से जा रहे हैं, सॉल्वेंट पार्टिकल्स हैं। कौन है ये, सॉल्वेंट का प्रवाह कहां से कहां हो रहा है, नेट मूवमेंट की बात कर रहे हैं, हालांकि सॉल्वेंट इधर से इधर भी जाएगा। कुल जो मूवमेंट हम बात कर रहे हैं, नेट मूवमेंट कहां होगा, किसी घटक का उसके उच्च सांद्र क्षेत्र से निम्न सांद्र क्षेत्र की ओर। ये C2 कम है, इसकी सांद्रता कम है इस वाले विलयन की, इसका मतलब यह है कि इसमें विलायक की मात्रा अधिक है, विलेय पदार्थ की मात्रा कम है, इसका मतलब है सांद्रता कम। तो यहाँ पर विलायक की मात्रा अधिक है, तो विलायक कहां से कहां जाएगा, C2 से C1 की ओर। इसी प्रकार से नेट मूवमेंट ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स किधर से किधर होगा, C1 से C2 की ओर। ये कौन से कण हैं, ये सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं। सॉल्यूट पार्टिकल्स मतलब किसी घटक का उसके उच्च सांद्र क्षेत्र से, उसकी उच्च सांद्र क्षेत्र से निम्न सांद्र क्षेत्र की ओर गति करना कहलाता है विसरण। नेट मूवमेंट की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, ये वाला विलयन अधिक सांद्र है, इसका मतलब इसमें विलेय पदार्थ की मात्रा अधिक है, तो विलेय पदार्थों का नेट मूवमेंट रहेगा कहां से, लेफ्ट टू राइट की ओर, और सॉल्वेंट पार्टिकल्स का नेट मूवमेंट कहां से कहां रहेगा, राइट टू लेफ्ट की ओर। इस प्रोसेस को बोलते हैं डिफ्यूजन, विसरण। हालांकि ऐसी बात नहीं है विलायक के कण लेफ्ट टू राइट भी जाएंगे, विलेय के कण राइट टू लेफ्ट भी आएंगे, बट नेट मूवमेंट की हम बात करते हैं, ओवरऑल यदि हम बात करते हैं तो ओवरऑल ये प्रोसेस होगा इंटरमिक्सिंग, इसको बोलते हैं विसरण। अब आ जाते हैं परासरण की प्रक्रिया पर। व्हाट इज ऑस्मोसिस, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। परासरण की डेफिनेशन पूछी जाती है धड़ल्ले से, साल में 2 साल में परासरण को परिभाषित कीजिए। भैया क्या बीमारी है, ऐसे मजा आएगा। अरे चलो, अपने पास में 2 बीकर हैं, सॉरी अब देखिए,
अपने पास में दो विलयन है, एक तो विलयन ये रहा, और सपोज करें ये कम सांद्र विलयन है, और ये वाला जो विलयन है सपोज करा अधिक सांद्र विलयन है। अधिक सांद्र का मतलब यहां पर विलेय पदार्थ की मात्रा ज्यादा है और विलायक की मात्रा कम। कम सांद्र विलयन का मतलब ये है यहाँ पर विलेय पदार्थ की मात्रा कम है इस विलयन में और विलायक की मात्रा अधिक है। इसका मतलब है ये दो विलयन है, इनको हमने पृथक कर रखा है एक अर्ध पारगम्य झिल्ली से। ये आपकी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, अर्ध पारगम्य झिल्ली, और ये झंडे अच्छे से बन जाए, अर्ध पारगम्य झिल्ली, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, शॉर्ट में लिखते हैं इसको एसपीएम। अर्ध पारगम्य झिल्ली क्या होती है? एक सूक्ष्म छिद्रित झिल्ली होती है, बारीक छिद्र होते हैं इसमें, टाइनी होल्स होते हैं। इनके छिद्रों का आकार इतना सूक्ष्म होता है कि इनमें से केवल और केवल छोटे कण ही निकल पाते हैं। छोटे कण मतलब विलायक के कण ही इसमें से पार हो पाते हैं, विलेय के कण इसमें से पार नहीं होते। ये अर्ध पारगम्य झिल्ली है। वेरी वेरी टाइनी होल्स होते हैं इसमें, इतने सूक्ष्म होते हैं कि इनमें से केवल और केवल विलायक के कण ही गुजर पाते, विलेय के कण नहीं गुजर पाते। इसको बोलते हैं अर्ध पारगम्य झिल्ली, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ये प्राकृतिक भी हो सकती है, जैसे सुअर की ब्लेडर है, संश्लेषित भी हो सकती है, सेलोफेन है, सेलुलोज एसीटेट वगैरह से बनती है, तो ये संश्लेषित भी हो सकती है। दोनों प्रकार की हो सकती है अर्ध पारगम्य झिल्ली। अब हम बात कर लेते हैं परासरण की क्रिया क्या होती है। तो अर्ध पारगम्य झिल्ली द्वारा दो अलग अलग सांद्रता के विलयन है, ये कम सांद्रता का है, ये अधिक सांद्रता का विलयन है। तो इसमें क्या होता है, ऑटोमेटिकली अपने आप ही क्या होता है, कम सांद्र विलयन से अधिक सांद्र विलयन की ओर कौन प्रवाह करता है? केवल और केवल विलायक के कणों का प्रभाव होता है। किसका प्रभाव होता है? विलायक के कणों का। विलायक के कण कहां से कहां गति करेंगे? कम सांद्र विलयन से अधिक सांद्र विलयन की ओर गति करते हैं। इस परिघटना को बोलते हैं परासरण। दोबारा समझिए, अर्ध पारगम्य झिल्ली द्वारा पृथक दो भिन्न भिन्न सांद्रता वाले विलयनों में केवल विलायक के कणों का, किसका? केवल विलायक के कणों का कम सांद्र विलयन से अधिक सांद्र विलयन की ओर प्रवाह परासरण कहलाता है। तो परासरण और डिफ्यूजन में क्या अंतर है? डिफ्यूजन के लिए किसी अर्ध पारगम्य झिल्ली की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन परासरण के लिए अर्ध पारगम्य झिल्ली की आवश्यकता होती है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की। और क्या होता है इसमें? कम सांद्र विलयन से विलायक के कण अधिक सांद्र विलयन की ओर गति कर रहे हैं। इसको हम ऐसे भी परिभाषित कर सकते हैं, कम सांद्र विलयन है, इसका मतलब इसमें विलेय की मात्रा कम है और विलायक की सांद्रता अधिक है। ऐसे समझिए इसको, विलायक की सांद्रता इधर अधिक है और इधर विलायक की सांद्रता कम है, विलायक की मात्रा कम है। ऐसे हम इसको परिभाषित कर सकते हैं कि अर्ध पारगम्य झिल्ली द्वारा पृथक दो भिन्न भिन्न सांद्रता वाले विलयनों में किसका? किसी घटक का उसकी अधिक सांद्रता से, किसकी अधिक सांद्रता से? उस घटक की अधिक सांद्रता के क्षेत्र से उसकी कम सांद्रता के क्षेत्र की ओर प्रवाह परासरण कहलाता है। मतलब यहाँ पर विलायक की सांद्रता अधिक है, कम सांद्रता वाले विलयन में विलायक की सांद्रता अधिक है, तो विलायक का उसकी अधिक सांद्रता के क्षेत्र से उसकी कम सांद्रता के क्षेत्र की ओर प्रवाह परासरण कहलाता है। और परासरण की क्रिया होगी तो विलायक इधर आ रहा है, तो इस वाले पहले दोनों का लेवल बराबर था, अब क्या होगा? इस वाले विलयन का आयतन बढ़ेगा, इसको मैंने ऊंचा कर दिया। और ये क्रिया तब तक चलती रहती है जब तक इन दोनों विलयनों की सांद्रता समान नहीं हो जाए। ऑटोमेटिक होगी। कब तक होती रहेगी परासरण की क्रिया? जब तक इस विलयन की सांद्रता और इस विलयन की सांद्रता बराबर नहीं हो जाए, तब तक परासरण की क्रिया होती रहती है, प्रक्रिया होती रहती है। दैट इज ऑस्मोसिस। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं ऑस्मोसिस के। कई बार देखा होगा, सब्जी लेने जाते हैं गर्मी के टाइम पर, तो सब्जी वाले क्या करते हैं? पानी के छींटे मारते रहते हैं सब्जियों में। पालक की सब्जी है, पानी की छींटे मार रहे हैं, गाजर है, पानी की छींटे मार रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसमें क्या होता है, जैसे ही गर्मी पड़ रही है तो उनका जो जल का वाष्पीकरण हो जाता है, बाहर चला जाता है जल, वो भी परासरण के कारण होता है। और पानी के छींटे मारेंगे, फूल मुरझाए हुए हैं, उनको पानी में डुबो के रख देते हैं 10-20 मिनट के लिए,
कुछ टाइम के लिए, तो वो दोबारा खिल उठते हैं परासरण के कारण। किसके कारण? परासरण के कारण। ये भी परासरण के कारण होता है। कई बार आपने देखा होगा किशमिश पिचकी हुई होती है, बादाम, चने वगैरह वगैरह, उनको शाम को पानी में भिगो देते हैं हम लोग। तो अब इतनी मोटी किशमिश थी, पानी में भिगो दिया, सुबह देखते हैं इतनी मोटी हो जाती है। हो जाती नहीं हो जाती? ये भी किसके कारण होता है? परासरण के कारण होता है। किशमिश के अंदर तो बहुत सारा मटेरियल है, सांद्रता उसकी अधिक होती है। जल में डालेंगे, जल की सांद्रता कम है। तो परासरण के कारण केवल विलायक के कण, मतलब जल किशमिश की जो अर्धपारगम्य झिल्ली है उसमें से होते हुए कहाँ प्रवेश करते हैं? किशमिश में प्रवेश कर जाते हैं अधिक सांद्रता विलयन में, जिसके कारण किशमिश, चना है, बादाम वगैरह है, जो भी है फूलने लगते हैं। इसका एक एग्जाम्पल और है, आम का अचार डालते हैं, कच्चे आम को, कैरी को किसमें डालते हैं? लवण, सांद्र लवण के विलयन में। मसाला है, तेल है, उसमें डाल देते हैं कच्चे आम को, तो क्या हो जाता है? वो सिकुड़ जाते हैं। कच्चे आम की जो फाक होती है, कच्चा आम कैरी, वो संकुचित हो जाती है। क्यों? लवण का जो विलयन है उसकी सांद्रता अधिक है और कच्चे आम जो है उसकी सांद्रता कम है। तो क्या होगा? परासरण के कारण कम सांद्र विलयन से जल जो है, कैरी के अंदर जो जल है वो आ जाएगा, लवणीय विलयन में जाएगा, जिसके कारण वो संकुचित हो जाती है। ये परासरण के कुछ अनुप्रयोग थे। अब हम बात कर लेते हैं परासरण दाब की। परासरण दाब, ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है? यहाँ पर ध्यान दें, सिंपल सी परिभाषा तो ये बन जाएगी कि परासरण की प्रक्रिया को रोकने के लिए अधिक सांद्र विलयन पर लगाया गया न्यूनतम दाब परासरण दाब कहलाता है। परासरण की क्रिया में क्या हो रहा था? विलायक के कण कम सांद्र विलयन से अधिक सांद्र विलयन की ओर प्रवाह कर रहे थे। इस क्रिया को रोकने के लिए, इस प्रक्रिया को रोकने के लिए अधिक सांद्र विलयन पर लगाया गया न्यूनतम दाब। मैं चाहता हूं कि ये परासरण की प्रक्रिया नहीं हो, इसके लिए क्या करेंगे? हम अधिक सांद्रता वाले विलयन पर दाब लगाएंगे। अधिक सांद्रता वाले विलयन पर क्या लगाते हैं? दाब लगाते हैं। यहाँ पर प्रेशर लगाएंगे। उस प्रेशर को बोलते हैं परासरण दाब, जो क्या करता है? इस परासरण की प्रक्रिया को रोक देता है। इस परासरण की प्रक्रिया को रोक देता है, इसको बोलते हैं परासरण दाब। दोबारा सुनिए, अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा पृथक दो भिन्न भिन्न सांद्रता वाले विलयनों में परासरण की क्रिया को रोकने के लिए, ये क्रॉस लगा दिया, परासरण हो रहा है, इसको रोकने के लिए अधिक सांद्र विलयन पर लगाया गया न्यूनतम दाब ही क्या कहलाता है? परासरण दाब कहलाता है। और परासरण दाब को हम किससे व्यक्त करते हैं? पाई से व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करते हैं? पाई से व्यक्त करते हैं। क्लियर है? परासरण दाब पाई से व्यक्त करेंगे। अच्छा, तो प्रयोगों द्वारा क्या ज्ञात होता है कि अधिक सांद्र विलयन पर लगाया गया परासरण दाब स्थिर ताप पर विलयन की सांद्रता के समानुपाती होता है। इस विलयन की सांद्रता जितनी ज्यादा अधिक होगी, मतलब विलय पदार्थ की मात्रा इसमें जितनी अधिक होगी, परासरण की क्रिया को रोकने के लिए परासरण दाब उतना ही अधिक लगाना पड़ेगा। किस पर? स्थिर ताप पर। तो यहाँ पर टेम्परेचर है। स्थिर ताप पर विलयन की परासरण को रोकने के लिए विलयन की सतह पर लगाया गया परासरण दाब पाई किसके समानुपाती होता है? विलयन की सांद्रता C के समानुपाती होता है। और यहाँ पर सांद्रता C जो है वो मोलरता है विलयन की। हमने यहाँ पर हम मोलरता पद प्रयुक्त नहीं करी है। क्यों नहीं करी है? अब तक हम मोलरता पद ले रहे थे, अब ले रहे हैं मोलरता। इस मोलरता पद को इसलिए ले रहे हैं क्योंकि यहाँ पर विलयन के तापमान में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, टेम्परेचर को हमने कांस्टेंट माना है, और मोलरता ताप अनिर्भर राशि है, तो अब यहाँ पर हम मोलरता यूज कर लेते हैं C। अब यहाँ पर इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो समानुपाती चिन्ह हटाएंगे तो एक स्थिरांक आता है R, तो इसको लिख दिया मैंने CRT। C यहाँ पर विलयन की मोलरता है, तो फॉर्मूला बन जाएगा पाई इज इक्वल्स टू CRT। दूसरा फॉर्मूला बनाए तो C क्या होती है? मोलरता। और किसी विलयन की मोलरता क्या होती है? 1 लीटर विलयन में घुले हुए विलय पदार्थ के मोलों की संख्या। ठीक है, तो विलयन का आयतन, इकाई आयतन में घुले हुए विलय पदार्थ के मोल क्या हो गया? C, और ये हो गया RT। एक फॉर्मूला ये बन जाएगा। और इसको फर्दर सॉल्व करना चाहें
तो पाई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, किसी पदार्थ के मोल का फॉर्मूला क्या लिखते हैं हम, विलेय के मोल क्या होंगे, विलेय का द्रव्यमान बटे विलेय का मोलर द्रव्यमान अपॉन में V, और इधर क्या है RT। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं WV RT अपॉन में MV इंटू V, ये भी फॉर्मूला है। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से देखो इस वाले समीकरण से, परासरण दाब इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट। परासरण दाब विलेय पदार्थ के मोलों पर डिपेंड कर रहा है, कणों की संख्या पर निर्भर कर रहा है, इसलिए परासरण दाब क्या होता है, अणु संख्या गुणधर्म होता है। हमें यदि विलयन के मोलर द्रव्यमान की गणना करनी है तो मोलर द्रव्यमान क्या हो जाएगा, यहाँ से Mb इक्वल्स टू हो जाएगा, इधर ले आओ, क्या हो जाएगा WV RT अपॉन पाई V। बहुत इंपॉर्टेंट है ये फॉर्मूला, विलयन का मोलर, विलेय का मोलर द्रव्यमान क्या होगा WV RT अपॉन पाई V। यहाँ पर Mb है विलेय का मोलर द्रव्यमान, WV विलेय का द्रव्यमान है, RT यहाँ पर गैस स्थिरांक है, T टेम्परेचर, पाई हो गया परासरण दाब और V हो गया विलयन का आयतन, किसमें, लीटर में। यदि विलयन का आयतन मिलीलीटर में दे रखा है तो यहाँ पर इसको मिलीलीटर को 1000 से भाग देंगे तो 1000 पहुंच जाता है लीटर। ये जो फॉर्मूले हैं, ये वाला फॉर्मूला है, ये वाला फॉर्मूला है, ये वाला ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, और लगभग हर साल लगभग बता रहा हूँ, हर साल में 2 साल में परासरण दाब की परिभाषा, परासरण की परिभाषा, ठीक है, किशमिश को जल में डालने पर क्यों फूल जाती है, इस प्रकार का कोई ना कोई क्वेश्चन आता है। न्यूमेरिकल्स तो तय है, जैसे बाहुबली की मृत्यु तय थी, उसी प्रकार परासरण दाब में से न्यूमेरिकल आना 99% तय होता है। परासरण दाब का न्यूमेरिकल देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं परासरण दाब के न्यूमेरिकल, जनरली पूछ लिए जाते हैं। एक प्रोटीन के 200 क्यूबिक सेंटीमीटर जलीय विलयन में 1.26 ग्राम प्रोटीन है, मतलब विलयन का आयतन है, विलयन का आयतन है V इक्वल्स टू 200 क्यूबिक सेंटीमीटर। 1 क्यूबिक सेंटीमीटर 1 ml के, 200 क्यूबिक सेंटीमीटर कितने हो जाएगा 200 ml, और इसकी यहीं पर यदि लीटर में कन्वर्ट करना चाहें तो 1000 का भाग देंगे, इसमें 1000 का भाग देंगे और ये हो जाएगा 0.2 लीटर। विलयन में 1.26 ग्राम प्रोटीन है, विलय का द्रव्यमान कितना है WV कितना है 1.26 ग्राम प्रोटीन है, 300 केल्विन ताप पर, टेम्परेचर दे रखा है, T है अपने पास में। इस विलयन का परासरण दाब कितना है, परासरण दाब पाई दे रखा है 2.57 इंटू 10⁻³ बार। प्रोटीन के मोलर द्रव्यमान की गणना करनी है हमको, प्रोटीन मतलब विलेय, प्रोटीन का मोलर द्रव्यमान Mb हमको फाइंड आउट करना है। तो विलेय पदार्थ का मोलर द्रव्यमान, सिंपल सा फॉर्मूला क्या है, Mb बराबर क्या होता है, देखो अपने पास फॉर्मूला क्या था, पाई बराबर था WV RT अपॉन में Mb इंटू V, हमें चाहिए Mb, तो Mb इक्वल्स टू क्या हो जाएगा WV RT अपॉन में पाई V। अब आपको मान रखने, कुछ नहीं करना, तो WV कितना है 1.26 ग्राम R। अब यहाँ पर R की वैल्यू डिपेंड करेगी मात्रक पर कि दाब का मात्रक क्या लिया है आपने, दाब का मात्रक है बार में, तो R की वैल्यू कितनी आएगी 0.831। R का वैल्यू क्या रखना पड़ेगा आपको, यहीं पर लिख देता हूँ, R की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.831 बार लीटर प्रति केल्विन प्रति मोल, ध्यान रखना है। और यदि यहाँ पर ATM में आता है मात्रक तो 0.821 दिया जाएगा, R का मान 0.831 हो गया। T कितना दे रखा है अपने पास, T दे रखा है 300 अपॉन पाई कितना दे रखा है 2.57 इंटू 10⁻³
इंटू वी कितना दे रखा है, कहाँ है वी, 0.2 लीटर। कैलकुलेशन कर लेंगे, 61.022 ग्राम प्रति मोल। ये वैल्यू आ जाएगी किसकी, विलेय पदार्थ के मोलर द्रव्यमान की। तो नेक्स्ट प्रश्न है, 1,85,000 मोलर द्रव्यमान वाले एक बहुलक के 1 ग्राम को 37 ग्राम डिग्री सेल्सियस ताप पर 450 ml विलयन में घोलने पर प्राप्त विलयन के परासरण दाब को पास्कल में ज्ञात कीजिए। तो ये जो प्रश्न है बहुत बढ़िया प्रश्न है। इसमें कुछ एक्स्ट्रा चीज और बता देता हूँ। बहुलक हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, इस टाइप के जो विलेय पदार्थ होते हैं उनके मोलर द्रव्यमान की गणना करने के लिए अन्य विधियों की बजाय परासरण दाब विधि अधिक उपयुक्त होती है। क्यों? क्योंकि परासरण दाब में ताप कांस्टेंट माना जाता है, ताप नियत रहता है। बाकी जो क्वथनांक में उन्नयन है, हिमांक में अवनमन है, तापमान में परिवर्तित होता है। तो बहुलकों का ताप बढ़ाने पर या ताप कम करने पर प्रोटीन वगैरह हैं, इनकी आकृति में विकृति आ जाती है। इसलिए जो जैव अणु होते हैं, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट्स हैं या फिर अन्य कोई जैव बहुलक है, तो उनके मोलर द्रव्यमान की गणना परासरण दाब विधि के द्वारा ज्ञात की जाती है, ध्यान रखना। ठीक है। अब कह रहा है मोलर द्रव्यमान आपको दे रखा है, सॉल्यूशन देखते हैं इसका। विलेय का मोलर द्रव्यमान मतलब एम भी दे रखा है आपको, कितना, 1,85,000, ठीक है, ग्राम प्रति मोल। बहुलक के 1 ग्राम को, तो यहां पर विलेय का द्रव्यमान भी दे दिया, विलेय का द्रव्यमान W भी दे रखा है आपको 1 ग्राम को 37 डिग्री सेल्सियस ताप पर। ताप T कितना है, 37 डिग्री सेल्सियस। तो हमें केल्विन में कन्वर्ट करना है, क्या करेंगे, 273.15 को हमने नेगलेक्ट कर दिया, 37 ये हो जाएगा 310 केल्विन पर 450 ml विलयन में घोलने पर विलयन का आयतन, 1 ग्राम को घोला है हमने 450 ml में, तो आयतन में कोई खास परिवर्तन नहीं होगा। तो ओवरऑल विलयन का आयतन मान लिया हमने 450 ml। इसको लीटर में कन्वर्ट करेंगे, 1000 का भाग देंगे तो ये हो जाएगा 0.45 लीटर। विलयन के परासरण दाब को पास्कल में ज्ञात कीजिए। तो देखो R का मान क्या होगा, यहाँ पर R की वैल्यू डिपेंड करती है किस पर, मात्रक पर, कि दाब का मात्रक किस में लिया गया है आपने। यदि बार में होता तो 0.831 लेते, यदि APM में होता तो 0.821 लेते, लेकिन अब रखा है पास्कल में, तो इसका R का मान होगा 8.314 इंटू 10⁻³ पास्कल लीटर प्रति केल्विन प्रति मोल। R की वैल्यू ये देंगे। अब पूछ क्या रहा है, परासरण दाब, पाई पूछ रहा है। आप देखिए, चूंकि हम जानते हैं परासरण दाब पाई इक्वल टू क्या होता है, CRT, C का मान रखेंगे NBRT अपॉन में V, तो और NB का भी मान रख देंगे, क्या होगा WBRT अपॉन में MB इंटू V। V यहाँ पर लीटर में है, V फॉर्मूला रहेगा, मिलीलीटर में है तो 1000 का गुणा कर देते हैं, तो ये लीटर में कन्वर्ट कर दिया हमने। अब आपको वैल्यू रखनी है यहाँ पर, WB कितना है, विलेय पदार्थ का द्रव्यमान 1 ग्राम, R कितना है 8.314 इंटू 10⁻³, T कितना है 310, MB कितना है विलेय का मोलर द्रव्यमान 1,85,000, वॉल्यूम कितना है 0.45। कैलकुलेशन कर लेंगे और कैलकुलेशन करने पर आ जाएगा 30.95 पास्कल विलियम का परासरण दाब। तो परासरण दाब के न्यूमेरिकल्स और भी प्रैक्टिस करें आप, इनके अलावा बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं, क्योंकि परासरण दाब की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा रहती है बोर्ड में, ज़्यादातर पूछता है परासरण दाब के न्यूमेरिकल।
नीट में जेई वगैरह में भी परासंग आपको बहुत ज़्यादा मात्रा में पूछा जाता है।